हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम 10th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन का सेकंड वीडियो शेयर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस के बारे में बताया था। केमिकल चेंजेस को ही केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आज हम आपको ये बताएंगे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिकल रिएक्शन में आपने ये तो पढ़ लिया था कि नया प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। रिएक्टेंट हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट हैं जो बनते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस जो हैं, केमिकल रिएक्शंस जो है जिनमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, तो उसको शॉर्ट में लिखने का जो तरीका है उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट में जो लिखने का तरीका है उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं जो रिएक्शन करते हैं या जिनमें केमिकल चेंज होता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, ये केमिकल चेंज है। अब रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं, प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड में लिखे जाते हैं। तो केमिकल इक्वेशन में हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को सिंबल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से लिखते हैं। जैसे मान लो जिंक और डाइल्यूट HCl, इनकी हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये तो है रिएक्टेंट्स। तो दो रिएक्टेंट है इसलिए उनके बीच में प्लस साइन आ रहा है। इन दोनों की रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो है ZnCl2 एंड हाइड्रोजन। अब रिएक्टेंट तो है जिंक और HCl, तो जिंक का हमने सिंबल लिखा, HCl उसका हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्योंकि एक मॉलिक्यूल को दिखा रहा है। ZnCl2 ये प्रोडक्ट है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये भी इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्योंकि हाइड्रोजन गैस डाई एटॉमिक होती है, मतलब हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल दो एटम से बना होता है। इस शॉर्ट हैंड नोटेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हमें ये देखना है कि केमिकल इक्वेशन लिखते समय हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात है कि रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे, प्रोडक्ट को हमेशा राइट साइड में। दूसरी बात है अगर दो रिएक्टेंट हैं तो उनके बीच प्लस साइन लगाएंगे और दो प्रोडक्ट है तो उनके बीच में प्लस साइन लगाएंगे। तीसरी बात कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम सिंगल एरो लगाते हैं अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल हो, यानी एक दिशा में हो, एक डायरेक्शन में हो। अगर रिएक्शन दो डायरेक्शन में हो तो फिर हम डबल एरो लगाते हैं। अगर रिएक्शन दो डायरेक्शन में हो तो हम डबल एरो लगाते हैं, एक इस तरह और एक इधर। अगर रिएक्शन दो डायरेक्शन में हो तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और उसमें हम डबल एरो लगाते हैं। अगर रिएक्टेंट में कोई सॉलिड है जैसे जिंक तो हम नीचे ऐसे S लिख देते हैं, कोई लिक्विड है तो L लिख देते हैं। अगर एक्वस सॉल्यूशन है जैसे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट लिया है तो हम इसके बीच यहाँ पर हम AQ लिख देंगे। अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लिखेंगे। और फिर ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, AQ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हम डाइल्यूट HCl ले रहे हैं तो इसलिए HCl पानी में ही घुला हुआ है। और हाइड्रोजन गैस है तो उसके ब्रैकेट में G लिख देते हैं। तो ये तो हुआ कि कोई सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, उसके लिए हम SLG लिखते हैं। अगला पॉइंट है कि केमिकल इक्वेशन को लिखते समय
हर यानी दोनों डायरेक्शंस में हर एलिमेंट के एटम बराबर होने चाहिए, जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर होने चाहिए, तो उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पर हम उधर 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए यहाँ पे हम 2 लगा रहे हैं, ताकि क्लोरीन भी बैलेंस हो जाए, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए। तो इसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब कोई गैस है तो उसके लिए हम ऐसा एरो लगाते हैं ऊपर की तरफ कि गैस बाहर निकल रही है। अगर कोई गैस है तो हम ऊपर एरो लगाते हैं। अगर किसी रिएक्शन में कोई इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है तो उस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, उसमें नीचे एरो लगाते हैं। जैसे ये रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट एक्वस प्लस NaCl एक्वस। एक्वस का मतलब पानी में घुला हुआ है, एक्वस का मतलब NaCl पानी में घुला हुआ है। इन दोनों की रिएक्शन से AgCl और NaNO3 बनता है। AgCl प्रेसिपिटेट है, वाइट प्रेसिपिटेट, और नीचे हम एरो लगाएंगे और सोडियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन है। तो किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए आपको कई बातें ध्यान रखनी है। रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड में लिखना है, प्रोडक्ट को राइट साइड में लिखना है। 2 रिएक्टेंट है, उनके बीच में प्लस साइन लगाना है। 2 प्रोडक्ट है, उनके बीच में प्लस साइन लगाना है। कोई गैस है तो उसके ब्रैकेट में G लिखना है और उसके पास ऊपर की तरफ एरो लगाना है। और गैसेस में हम एटम के रूप में नहीं लिखते, मॉलिक्यूल के रूप में लिखते हैं, क्योंकि जिस रूप में वो रहती है, जैसे हाइड्रोजन H2 है, क्लोरीन Cl2 है, अब ब्रोमीन एलिमेंट ये भी Br2 के रूप में रहता है। तो जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उनमें ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल लिखते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स हैं। कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो हम AQ लिखते हैं, सॉलिड है तो हम S लिख रहे हैं। और हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम दोनों साइड बराबर होने चाहिए। जैसे इधर हाइड्रोजन के 2 एटम है तो इधर भी 2 होने चाहिए, इधर क्लोरीन के 2 एटम है तो इधर भी 2 होने चाहिए। और ये जो नंबर आगे नंबर लिखा होता है फॉर्मूला के आगे, उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। फॉर्मूले से पहले जो नंबर लिखा होता है उसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब ये 2HCl का मतलब है कि HCl के 2 मोल हैं। जिंक 1 है तो हम कहेंगे जिंक का 1 मोल है। ZnCl2 1 मोल है, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल है, क्योंकि आगे 1 लिखा है। 1 को हम लिखते नहीं है, ये अंडरस्टूड है। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट ये एक्वस सॉल्यूशन है तो हमने AQ लिखा, उसमें NaCl डाला, NaCl भी एक्वस सॉल्यूशन है तो हम NaCl AQ लिखेंगे। तो Ag के साथ Cl मिला और Na के साथ नाइट्रेट मिला, तो ये AgCl वाइट प्रेसिपिटेट है, इसका कलर वाइट है, इनसॉल्युबल है, नीचे बैठ जाता है, इसलिए हमने एरो नीचे लगाया है। तो ये NaNO3 एक्वस है। तो सॉलिड लिक्विड गैस लगाने का आ गया। अगर किसी रिएक्शन में हम हीट कर रहे हैं तो हम ऐसा निशान लगाते हैं। किसी रिएक्शन में अगर हीट कर रहे हैं तो हम ऐसा निशान लगाते हैं। अगर किसी रिएक्शन में सनलाइट चाहिए, जैसे ये रिएक्शन है CH4 क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हम सनलाइट के लिए HNu लगाते हैं। तो इस H की जगह Cl आ गया और H और Cl मिल गया। तो यहाँ पे इसका नाम मीथेन है। अभी आपको ऐसे याद करने हैं, लेकिन आगे आपके कोर्स में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर आएगा, तब हम आपको समझाएंगे कि इसका नाम मीथेन कैसे है। और HNu का मतलब है कि कोई रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है।
अगर किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो इसी एरो के ऊपर कैटलिस्ट लगाते हैं। अगर कोई रिएक्शन एक डायरेक्शन में होती है तो सिंगल एरो लगता है। अगर रिएक्शन दो डायरेक्शन में होती है तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में डबल एरो लगता है। तो इस तरह से हमने आपको केमिकल इक्वेशन लिखते समय कौन कौन सी हमें बातें ध्यान रखनी है वो बताया है। अब केमिकल इक्वेशन यदि आपने लिखी है तो केमिकल इक्वेशन से आपको किन बातों की जानकारी मिल रही है, तो देखो सिंबल पता चल रहे हैं रिएक्टेंट के, या फॉर्मूला पता चल रहे हैं जैसे ये है, प्रोडक्ट के फॉर्मूला पता चल रहे हैं, कितने मोल रिएक्टेंट है कितने मोल प्रोडक्ट बन रहा है ये पता चल रहा है। फिर अगर मोल होते हैं तो उनका एटॉमिक मास भी निश्चित है तो उससे हमें मास भी पता चल रहा है। कोई गैस है तो उसका वॉल्यूम भी पता चल जाता है। और कोई रिएक्शन एक डायरेक्शन में होने वाली है तो हम सिंगल एरो देख के बता देते हैं कि एक डायरेक्शन में हो रही है। अगर किसी में डबल एरो लगा हुआ है तो हम कह देंगे तो दो डायरेक्शन में होती है। अगर एरो के ऊपर डेल का निशान है तो हम कहेंगे ये रिएक्शन गर्म करने से हो रही है। अगर एरो के ऊपर HNO लिखा हुआ है तो हम कहेंगे ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। अगर एरो के ऊपर कोई कैटलिस्ट लिखा हुआ है तो हम कहेंगे इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो हमें कई बातों की जानकारी इससे मिलती है। अब रिएक्शन को जब हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं तो टाइम भी कम लगता है, जगह भी कम लगती है, रिएक्शन लिखना भी आसान है बजाय पूरी थ्योरी लिखने के। अगर हम इसको इस तरह ना लिखें, थ्योरी के रूप में लिखेंगे तो हम यूँ लिखेंगे जिंक डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस तरह से लंबा लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसे शॉर्ट में लिखने में टाइम कम लगता है। तो इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन को यूज करते हैं केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिकल इक्वेशन लिखने से एक तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, पता चल जाता है कि किसके कितने मोल रिएक्शन कर रहे हैं, किसका कितना मास बन रहा है, कौन सी गैस बन रही है। तो इन सारी बातों की जानकारी होती है। लेकिन एक दो चीज़ें हमें केमिकल इक्वेशन से पता नहीं चलती कि रिएक्शन की रेट क्या है, ये नहीं पता चलता कि रिएक्शन फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है। तो फास्ट है या स्लो है ये नहीं पता चलता। और अगर किसी इक्वेशन में तुमने हीट नहीं लिखी, कि जैसे यहाँ पे प्लस हीट लिखा है, तब तो हम कहेंगे ये एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है। अगर रिएक्टेंट की तरफ हीट लिखेंगे तो हम कहेंगे ये एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। लेकिन कई बार इक्वेशन में लिखा हुआ नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। रिएक्शन कंप्लीट हो रही है या इनकम्प्लीट हो रही है ये भी हम पता नहीं लगा सकते रिएक्शन को देखकर। तो इसीलिए ये केमिकल इक्वेशंस और हमने केमिकल रिएक्शन आपको बताया। और केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस का मतलब दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम बराबर होने चाहिए, दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम बराबर होने चाहिए, उसको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।